अब होगा फिजिक्स वॉर 2.2। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। एकदम बढ़िया। तो आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। तो फिजिक्स वॉर की ये वीडियो है, ठीक है। मतलब फिजिक्स वॉर की हीट एंड थर्मोडी से रिलेटेड सेकंड वीडियो है, ठीक है ना। और ये हमारा चैप्टर नंबर 12 थर्मोडायनेमिक्स। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी शोर। ओके, सो भाई सबसे पहले तो यार इसका ओवरव्यू लेना है, चैप्टर का ओवरव्यू। आखिरकार ये है क्या चीज, थर्मोडायनामिक्स। यार इसका ना सीधा सा वो है, इसके अंदर कुछ ही चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है ना, ज्यादा नहीं पढ़नी। और अगर सीबीएसई ने कुछ और काट दिया हो तो आई एम सॉरी। ओके ओके, सो देखते हैं भाई स्टार्ट कहां से करना है। सबसे पहले तो भाई अपने को जीरो लॉ पढ़ना है, जीरोथ लॉ। फिर उसके बाद फर्स्ट लॉ पढ़ना है, देन उसके बाद हमको थर्ड लॉ पढ़ना है, सॉरी सेकंड लॉ पढ़ना है। बस यही है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, मतलब कि इस चैप्टर का, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का सारी चीजें, ठीक है ना। तो लेट अस स्टार्ट इट। ओके, आर यू रेडी। तो देखो भाई जीरोथ लॉ क्या होता है। जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ को समझने से पहले, जीरोथ लॉ को समझने से पहले हमको एक चीज समझनी पड़ेगी, दैट इज दिस, ठीक है यार। फिजिकल इक्विलिब्रियम हम सभी जानते हैं, ठीक है ना। फिजिकल इक्विलिब्रियम हम सभी जानते हैं। अब चलो इन दोनों को कंपेयर करते हैं। ओके, थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या है कि टेम्परेचर बराबर होता है जीरो के, या फिर आप नीचे लिख सकते हो टी नेट बराबर जीरो। यहां पर एक्सीलरेशन नेट बराबर जीरो। और अगर ऐसा कुछ केस नहीं हो रहा है, थर्मल इक्विलिब्रियम में कोई बॉडी नहीं है, तो आफ्टर सम टाइम बॉडी विल अचीव इट, ठीक है जी। ये बात तो क्लियर है ना, हीट ट्रांसफर करके अचीव कर लेगा भैया ये चीज, ठीक है ना। और फिजिकल इक्विलिब्रियम में अगर आप कहें कि कुछ देर बाद एक्सेलरेशन नेट जीरो हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। उधर हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, या फिर ऑल्दो उसमें होगा ना, काटने वाला फोर्स लग रहा होगा आगे पीछे की तरफ, ठीक है। तो डिस्कस करना है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का भैया सीधा सा फंडा है कि टेम्परेचर नेट बराबर जीरो हो। और अभी इस वाली चीज को और ढंग से समझते हैं, ठीक है। इस वाली चीज को देखो यार, है क्या, सिंपल सी बात है। अपने पास क्या है ना, दो बॉडीज हैं। जैसे ये मेरे पास बॉडी नंबर 1 है, ठीक है जी, ये मेरे पास बॉडी नंबर 2 है। ओके, मान लो बॉडी नंबर 1 100 डिग्री सेल्सियस पर है, और ये इसके कांटेक्ट में भी है, ठीक है जी। हाँ, ये काम तभी होगा whenever they are in contact, ठीक है जी। जब वो कांटेक्ट में होंगे तभी ये काम पॉसिबल है। बॉडी नंबर B1 और बॉडी नंबर B2, ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है। और समझो यार, इसके अंदर क्या है ना, 100 डिग्री सेल्सियस है। 100 डिग्री सेल्सियस पर ये रखा हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। यहां पर एक जो बॉडी है वो है 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। ये 50 डिग्री सेल्सियस पर, मान लीजिए ये है एट टाइम t बराबर 0, ठीक है। t बराबर 0 पर ऐसा है। और अभी कुछ देर बाद, यानी कि एट टाइम t बराबर 5 सेकेंड, ठीक है ना, असम्पशन है। ओके, या फिर इधर यही लिख लो t बराबर t सेकेंड, ठीक है ना। ओके, t बराबर t सेकेंड्स पर क्या होगा
क्या होगा कि दोनों बॉडीज जो है, जो बॉडीज B1 है और बॉडीज B2 है, ये दोनों आ जाएंगी टेम्परेचर T पर, बड़ा वाला T, ठीक है, टेम्परेचर T, बड़ा वाला T, या फिर आप ऐसे कह लो थीटा, या फिर आप ऐसे कह लो भैया थीटा, किस पर आ जाएंगी? एट T बराबर T सेकेंड्स these bodies come on the temperature थीटा डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, थीटा डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री को हम कह लेते हैं थीटा 1 और इसे हम कह लेते हैं थीटा 2, ठीक है ना। तो अभी देखो भाई है क्या चीज, जनरल में इधर हमें क्या समझ में आ रहा है, थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताता हूं ये ऐसे आया क्यों, ठीक है। थीटा 1 कैसा है, ज्यादा है थीटा 2 से, ये 100 डिग्री सेल्सियस, ये 50 डिग्री सेल्सियस। हो क्या रहा है, इस बॉडी के पास से हीट निकल करके इस बॉडी में जा रही है, ठीक है ना, हीट ट्रांसफर हो रहा है, हीट इधर से उधर जा रही है, दिस इज हीट ट्रांसफर। क्या है? हीट ट्रांसफर, ठीक है जी। और यहां पर ये जो B2 का टेम्परेचर था थीटा 2 और B1 का टेम्परेचर था थीटा 1, इससे थीटा बहुत रिलेटेड है, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो थीटा होगा, इसका एक जनरल सा चीज है कि जो थीटा होगा ना, थीटा, ये थीटा छोटा होगा थीटा 1 से, और ये जो थीटा ये बड़ा होगा थीटा 2 से, ठीक है जी। क्या इतनी बात क्लियर है? अरे भाई सीधी सी बात यार, नॉर्मल सा चीज है क्या, कि कोई बॉडी 100 डिग्री सेल्सियस पर है ना, उससे हीट निकल के 50 डिग्री सेल्सियस में जा रही है, तो भाई वो जो 50 डिग्री सेल्सियस है ये कम तो होने से रहा, ये तो बढ़ेगा ही ना। जब भी हीट किसी बॉडी के पास जाती है तो उसका टेम्परेचर राइज होता है, ये जनरल सी प्रॉपर्टी है ना। हीट किसी बॉडी से निकलती है तो उसका टेम्परेचर निकलता है, मतलब उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, सिंपल सी प्रॉपर्टी। इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसका इतना बढ़ रहा है कि ये जो टेम्परेचर इसका इतना बढ़ रहा है कि ये 100 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है ना, और 100 से इतना गिर रहा है कि 50 को क्रॉस नहीं कर रहा। मतलब कुल मिला के ये 70 पर स्टॉप हो सकता है, 80 पर स्टॉप हो सकता है, और मे भी कितने पर भी हो, टाइम बराबर T सेकेंड। इधर ये जो कंडीशन है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। सीधी सीधी बात करते हैं, पॉइंट वाली। ये जो कंडीशन है ना भाई, इसको हम कहते हैं थर्मल, ठीक है जी। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? जब भी दो बॉडीज का टेम्परेचर जो है वो बराबर हो जाए, दिस कंडीशन इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, गॉट इट, ओके। तो देखो भाई जीरोथ लॉ क्या है, ठीक है ना, इतना तो अपने को आ गया। अभी हम देखते हैं भाई जीरोथ लॉ क्या है ना। जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यार ये सिंपल सा लॉ, और कुछ नहीं कहता, बस सीधी सी बात कहता है कि मान लो यहां पर आपके पास दो बॉडीज हैं, ठीक है जी, दोनों आपस में कांटेक्ट में है, ठीक है ना। विदाउट कांटेक्ट तो हीट ट्रांसफर होने से रहा, ठीक है ना, वो रेडिएशन अलग बात है ना। कंडक्शन तो विदाउट टेम्परेचर होगा नहीं, ठीक है। दोनों बॉडीज आपस में कांटेक्ट में है ना। और मान लो इसका थीटा 1 है, इसका थीटा 2 टेम्परेचर है, ठीक है जी। तो इधर से इधर हीट फ्लो कर रहा है, ठीक है जी। थीटा 1 जो है वो बड़ा है थीटा 2 से, ओके जी। अभी हमने क्या किया, ये दोनों ने अभी जो है ना एक थीटा टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर अपने पास रख लिया, ठीक है जी। ये जो थीटा टेम्परेचर है इन्होंने रख लिया। अभी हमने एक और बॉडी इसके ऊपर डाला, दैट इज थीटा 3। तो आफ्टर सम टाइम, ये जीरोथ लॉ है, आफ्टर सम टाइम इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी थीटा हो जाएगा, है ना। मतलब इस बॉडी का टेम्परेचर थीटा डैश हो जाएगा,
है ना, और इस बॉडी का टेम्परेचर भी थीटा डैश हो जाएगा, इस बॉडी का टेम्परेचर भी थीटा डैश हो जाएगा। अब देखो भाई हो क्या रहा है ना, इधर थीटा 1 था तो इधर से उधर हीट गई, सीधी सी बात जाएगी। ओके, तो अभी क्या हुआ कि इन दोनों ने अपना थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव किया, फिर इसके ऊपर से हमने एक और बॉडी रख दी जो कि थीटा 3 टेम्परेचर पर था। ठीक है जी, तो अभी मान लो कि थीटा 3 जो है ये बड़ा हो थीटा से, तो इधर की तरफ हीट आएगी और थीटा डैश जो है वो बड़ा हो जाएगा थीटा से, है ना, सीधी सी बात है ना। अगर थीटा 3 छोटा हो थीटा से तो थीटा की तरफ से ऊपर हीट जाकर के इसे इक्विलिब्रियम में डालेगी। भाई ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया, अब उसके ऊपर आपने तीसरी चीज रखी है, वो दूसरी कंडीशन है। तो तब जाकर के क्या होगा, जब आपने तीसरी चीज रख दी तब जाकर के इधर हीट ट्रांसफर होगा और इसे इक्विलिब्रियम में डाल देगा। क्या इतनी बात क्लियर है? ये वाली बॉडी भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। देखो थीटा 3 अगर क्या है ना छोटा हुआ थीटा से, तो थीटा डैश जो है ना वो भी छोटा होगा थीटा से। क्यों होगा? क्योंकि इसमें से हीट निकल के इधर आएगी, ठीक है ना, इसमें से हीट निकल के इधर आएगी और थीटा जो है वो छोटा रह जाएगा और थोड़ी सी हीट ये गेन कर लेगा तो थोड़ा सा टेम्परेचर इसका राइज हो जाएगा, जिसके कारण थीटा डैश ज्यादा हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसका थीटा डैश थीटा से ज्यादा हो जाएगा। आई होप आपको ये सारी बात समझ में आई होगी और जीरोथ लॉ आपको क्लियर होगा। लेट मी चेक, वीडियो पॉज तो नहीं हो गया? ओके, इट्स ओके। हाँ, तो ये वाली बात क्लियर, जीरोथ लॉ सीधा सीधा यार, है ना। इतना स्टेटमेंट ये सारे इसमें कंफ्यूज मत हो, ये तो मैंने वैसे ही लिखा है थोड़ा सा ज्यादा फील के लिए। ठीक है जी, ये मैंने वैसे ही डाल दिया यहाँ पर। चलो हटा रहा हूँ, ये थीटा डैश मत देखो, अभी इसका सीधा सा स्टेटमेंट समझ लो और कुछ नहीं चाहिए हमें। है क्या यार, सीधा साधा बात है इसका। ये कह रहा है कि मेरे पास एक बॉडी है ए, ठीक है, ए बॉडी, इसके बगल में मैंने दूसरा बॉडी बी डाल दिया, ठीक है ना। अभी इधर से मान लो या फिर इधर से ही ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना, और ऐसे हीट ट्रांसफर हो रहा है इधर से कैसे भी हो रहा हो, टोटल बात ये है कि ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं। कौन सा इक्विलिब्रियम? थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, एक बॉडी आपने ऊपर से लाके रख दी, दैट इज बॉडी नंबर सी। तो जब ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए तो ये जो बॉडी सी है ये बॉडी भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, फिर ये तीनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये है आपका जीरोथ लॉ और कुछ नहीं है। ठीक है जी, जीरोथ लॉ ये कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। ओके, चलो जीरोथ लॉ हो गया, बढ़िया बात। अभी जो अगला है दैट इज फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ का भैया सीधा सा सिंपल सा तरीका है कि जो हीट है दैट इज Q इज इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U। ठीक है जी, इसे आप डेल्टा Q कहना चाहो कह सकते हो या फिर Q ही रहने दो। Q इज इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U। इसको हम और ध्यान से कहते हैं कंजर्वेशन कटना भी नहीं है। हाँ, तो फर्स्ट लॉ को हम प्यार से कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ, मतलब कि एनर्जी कंजर्व रहेगी, सारे रास्ते एनर्जी कंजर्व रहेगी। ठीक है जी, और ये जो लॉ है वो ये बात कहता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई। Q इज इक्वल्स टू W प्लस में डेल्टा U, ठीक है ना, ये लॉ ये बात कहता है। और मुझे पता है कि आपके दिमाग में ये चीज चल रहा है कि केमिस्ट्री में तो हमें पढ़ाया गया डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W, यहाँ पर Q इज इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U क्यों हो गया? देखो उधर क्या होता है वो भी आपको मैं बता दूं। उधर क्या है ना कि डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W होता है,
ठीक है जी, ठीक है जी। ये आपका केमिस्ट्री का डिस्कशन, केमिस्ट्री, ठीक है जी। ये आपकी केमिस्ट्री में होता है डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये भी 100% सही है, ये भी 100% सही है, क्योंकि यहां पर ये जो वर्क डन है ना, ये हम पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं फॉर वर्क डन ऑन बॉडी। ठीक है जी, अगर आप बॉडी पर वर्क डन कर रहे हो तो ये हम पॉजिटिव लेंगे, बट यहां पर ये जो वर्क डन है इसे हम नेगेटिव लेते हैं सेम चीज के लिए, सेम चीज के लिए, सेम एस्पेक्ट के लिए हम क्या लेते हैं, इसे नेगेटिव लेते हैं। बस ये अंतर है थोड़ा सा, है ना, ये छोटा सा अंतर है। तो अभी हमें ये तीनों चीजें क्या है कि एनर्जी के वे को ट्रांसफर करने वाली लग रही है। ये तीनों चीजें हमें कैसी लग रही है, एनर्जी के वे को ट्रांसफर करने वाली लग रही हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा, है ना। क्यू क्या है, एनर्जी के वे, एनर्जी का वे है ट्रांसफर करने के लिए। डब्ल्यू एनर्जी का वे है ट्रांसफर करने के लिए। और ये डेल्टा यू क्या है, डेल्टा यू यार इंटरनल एनर्जी है। आई होप आपने केमिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ लिया है, इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। तो इंटरनल एनर्जी का सीधा सा भाई रिलेशन क्या है, ये जो इंटरनल एनर्जी है इसका मतलब क्या है ना। तो इसका मतलब भाई सीधा सिंपल सा ये है कि इंटरनल एनर्जी जो है ना वो बॉडी के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होती है, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी। अब भाई मॉलिक्यूल्स कौन कौन से मोशन करते हैं वो भी देख लो। मॉलिक्यूल्स भाई काइनेटिक एनर्जी करेंगे ट्रांसलेशनल की, ठीक है ना, इधर उधर भागेंगे। और क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी करेंगे रोटेशनल। और क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी करेंगे वाइब्रेशनल, है ना। और उनका कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, है ना, पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। और कुछ अट्रैक्शन एनर्जी भी होगा, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें होती हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है ना। इसको हम डेल्टा, इसको हम यू के बराबर कहते हैं ना, इसको हम यू के बराबर कहते हैं, ठीक है जी। ये कुछ चीजें होती हैं और आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर है कि काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ये सारी चीजें। ओके, तो अभी देखो यार कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे यूज हो रहा है। अगर किसी भी सिस्टम का, यहां पर देखो, है ना, यहां पर देखो इस वाली जगह पर, अगर किसी भी सिस्टम ने हीट लिया है और कुछ वर्क किया है, ध्यान से सुनना, अगर किसी भी सिस्टम ने हीट लिया है और कुछ वर्क किया है या फिर वर्क उसके ऊपर किया है, ठीक है ना, इधर तो पॉजिटिव उसी को मानना है। अगर उसके ऊपर कुछ वर्क किया है और उसने बाहर से हीट लिया है, तो जो डेल्टा यू होने वाला है, दिस डेल्टा यू, तो ये जो डेल्टा यू होने वाला है ना भैया, ये बड़ा ही रोल यहां पर दिखाने वाला है। तो उसका जो सम होगा वो उस बॉडी के इंटरनल एनर्जी के चेंज के इज इक्वल टू होगा। किसके, इंटरनल एनर्जी का चेंज, ठीक है जी, इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। जितना उसने हीट लिया, कितना भी उसने वर्क किया या फिर उसके ऊपर किया गया है ना, वो इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा। अभी फिजिक्स में ये बात बदल गई क्योंकि भैया W को हमने -W कह दिया, तो इसे इधर ले लिया। तो इधर हमने कहा हीट कितना है, जितना भी हीट निकालेगा या फिर, है ना, निकालेगा या फिर उसे दिया गया वो कितना होगा, चेंज इन डेल्टा यू, मतलब कि चेंज इन उसका इंटरनल एनर्जी और साथ में वर्क डन। आई होप आपको ये सारे एस्पेक्ट क्लियर होंगे। और फर्स्ट लॉ का सीधा सीधा सा मतलब है Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू, ठीक है ना। फिजिक्स का याद रखना क्योंकि केमिस्ट्री का हमें कोई भी बात नहीं करना, ठीक है जी। एक साइन कन्वेंशन का एरर होता है दोनों में, बहुत माइनर एरर जो कि मेजर प्रॉब्लम बन जाता है ना। सो सीधी सी बात, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू। ओके, तो अभी इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है बहुत डीपली। किन तीनों के बारे में,
किन तीनों के बारे में भाई? डेल्टा यू है ना, डेल्टा यू, क्यू और डब्ल्यू, ठीक है ना, डेल्टा यू, क्यू और डब्ल्यू। इन तीनों के बारे में पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज पढ़ लो जिसे हम कहते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन जो कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में वर्क के लिए बस अलग होता है ना। क्यू ले लो, वर्क ले लो, डेल्टा यू ले लो। अभी देखो भाई ध्यान से, क्यू के लिए देखना, क्यू के लिए देखना, जब आपने किसी बॉडी पर काम किया है, मतलब जब आपने किसी भी बॉडी को हीट दिया है, हीट गिवन और हीट टेकन, दो ही तो केस हो सकते हैं, है ना। या तो फिर आप उसे हीट दे दो या फिर उससे हीट ले लो। हीट दे रहे हो तो उसका फायदा हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव, और अगर आप हीट ले रहे हो तो उसका नुकसान हो रहा है, दैट इज नेगेटिव, ठीक है ना। और वर्क देख लो, ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम, ठीक है जी, ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। अब आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हो तो आपका फायदा थोड़ी हो रहा है, नुकसान हो रहा है। यार तुम्हें वर्क करना पड़ रहा है ना, तुम्हें वर्क करना पड़ रहा है उसके ऊपर, है ना। तुम्हारा अपने ऊपर सोचो, है ना, अपने ऊपर सोचो, तुम्हारा फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है ना। तो इसे हमने नेगेटिव ले लिया। और अगर हम बाय द सिस्टम देखें, बाय द सिस्टम चले जाएं कि मतलब कि उसने कुछ वर्क किया, पिस्टन एक्सपेंड हो गया, सीधी सी बात, पिस्टन एक्सपेंड हो गया, उसने कुछ वर्क किया तो हमारा तो फायदा हो रहा है, हमें तो वर्क मिल रहा है ना, हमें तो सीधा सीधा काम मिल रहा है, तो हमारा फायदा हो रहा है, मतलब ये पॉजिटिव हो गया। सेम इसका उल्टा है केमिस्ट्री के अंदर, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। अब डेल्टा यू भाई इधर पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा, ऑन द सिस्टम के लिए और बाय द सिस्टम, वर्क के करस्पॉन्डिंग, वर्क के करस्पॉन्डिंग, ये वाली बात ध्यान देना, वर्क के करस्पॉन्डिंग आप डेल्टा यू के साइन कन्वेंशन को लेते हो, नहीं, हाँ, वर्क के करस्पॉन्डिंग आप डेल्टा यू के साइन कन्वेंशन को लेते हो, या फिर हीट के करस्पॉन्डिंग भी ले सकते हो, है ना, हीट गिवन हो या फिर हीट टेकन हो, उसके हिसाब से भी कर सकते हो। आई होप कि आपको साइन कन्वेंशन क्लियर होगा। चलिए तो अभी थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं, है ना, लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो आगे हम देखते हैं भाई, वर्क को ही नहीं, पहले हीट को देखते हैं। आगे हीट लिख रहा है ना, पहले हीट को देखेंगे, ओके, गॉट इट। तो हीट के लिए आपको आना चाहिए कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होते हैं, मोलर कैपेसिटीज, ये चीज क्या होती है ना, मोलर हीट कैपेसिटी या फिर मोलर कैपेसिटीज कह लो, ये चीज क्या होती है। तो भाई इसके मैं कुछ फॉर्मूले इधर डिट्टो लिखने जा रहा हूं और आप उन्हें डिट्टो लिख लेना है ना। तो भाई है क्या है भाई, CV इज इक्वल्स टू F/2R, ठीक है जी, और CV इज इक्वल्स टू CP प्लस, एक मिनट, हाँ पहले ये वाला लिख लो, C इज इक्वल्स टू CV प्लस में 1 माइनस एक्स इधर आता है और ऊपर जाता है आपका, ऊपर जाता है R/1 माइनस एक्स, ओके। C बराबर में कितना आएगा, CV प्लस में R-1/x, ठीक है ना, कितना आएगा, C इज इक्वल्स टू CV प्लस में R/1 माइनस एक्स। और देख लो CP इज इक्वल्स टू CV प्लस R, ठीक है जी, CP इज इक्वल्स टू CV प्लस R, CP कितना होता है, CV प्लस R, ओके। तो ये तीन फॉर्मूलाज हैं जो हमें यूज करने पड़ सकते हैं, ठीक है ना, ये तीन फॉर्मूलाज हैं जो हमें यूज करने पड़ सकते हैं, और पढ़ सकते ही नहीं, पढ़ेंगे भी आगे, ठीक है ना। तो ये तीन फॉर्मूलाज आपको याद रखने, CV इज इक्वल्स टू F/2R, C इज इक्वल्स टू CV प्लस में R/1 माइनस एक्स, और CP इज इक्वल्स टू CV प्लस में R। C क्या है, CP क्या है और CV क्या है। C है मोलर हीट कैपेसिटी,
ठीक है जी। Cp है एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है जी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है जी, एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देख लो मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला, मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू m की वजह इधर आएगा n, आई एम सॉरी यहां पर मेरे को q डालना पड़ेगा पहले, और यहां पर n डेल्टा t, ठीक है जी। अभी देखो इसका है क्या, एक मोल 1 डिग्री सेल्सियस, 1 मोल 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को राइज करने के लिए जितना हीट चाहिए वो हीट है मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है जी। तो इधर से Q कितना आ गया, n C डेल्टा T, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला Q का, ठीक है जी। Q का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला Q का, n C डेल्टा T, ओके गॉट इट। अगला डेल्टा U, इसे कहते हैं इंटरनल एनर्जी, क्या कहते हैं इसे, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। इसका इंट्रोडक्शन अभी मैंने आपको दिया था कि बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी की फॉर्म्स होती हैं वो सारी इधर काउंट होती हैं। और एक बात सुन लो यार, यू को हम यू कैन नॉट बी डिफाइंड, यू को जो है ना अपन डिफाइन नहीं कर सकते। यहां पर ये एफ क्या है, आपका दिमाग यहां भी घूम रहा होगा, तो इसे कहते हैं भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। थोड़ी देर ही क्या, अभी तो आने वाला है ना। यू को अपन आप लोग डिफाइन नहीं कर सकते है ना, यू को यू कैन नॉट डिफाइन, ठीक है, यू को आप डिफाइन नहीं कर सकते, यू को आप डिफाइन नहीं कर सकते, बट उसके अंदर कितना चेंज आया ये आप डिफाइन कर सकते हो बाय दिस फॉर्मूला आल्सो, एंड एक और फॉर्मूला है उससे भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट अस सी दैट फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला। तो भाई इसको पढ़ने के लिए, मतलब कि इसके अंदर पढ़ने के लिए हमें दो चीजें और देखनी है, क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम, यही वाली चीज एफ, डिग्री ऑफ फ्रीडम। यार ये क्या है ना, ये क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका मतलब क्या होता है, सीधी सी बात समझो यार, फ्रीडम का मतलब क्या है, आजादी, है ना, फ्रीडम का मतलब क्या है, आजादी। हमें देखना ही है कि मॉलिक्यूल के पास कितनी आजादी है, वो कितना फ्री है बंदा, है ना, मॉलिक्यूल कितना फ्री है, वो किधर किधर जा सकता है, सीधी सी बात ये देखनी है ना। जा सकता है मतलब वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी मतलब रिलेशन काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है जी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ना वो नंबर है काइनेटिक एनर्जीज का, ठीक है जी। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, नंबर है काइनेटिक एनर्जीज का, मतलब कितनी काइनेटिक एनर्जी वो कर सकता है, किस किस डायरेक्शन में कर सकता है ना। जैसे लेट अस सी, मेरे पास आप हो, ठीक है ना, ठीक है जी, आप हो और आप जा रहे हो सीधे विद वेलोसिटी v, तो अब आपके पास कितनी आ जाती है, आप उधर ही तो जा सकते हो, है ना। तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 1, क्योंकि आपके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² ही रहा, आपके पास कोई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो नहीं है। अब देखो आप घूमते घूमते जा रहे हो, है ना, घूमते हुए जा रहे हो विद दैट एक्सिस, ठीक है जी, विद दैट एक्सिस आप घूमते हुए जा रहे हो, मस्ती से घूमते पहुंच ही जाएंगे ना, वाई के अलाउंग घूमते हुए जा रहे हो। तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 2, जिसमें से एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल, आई थिंक यू गॉट इट, एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल, ओके। सो इसके आगे की बात है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ में आया, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, किसी भी बंदे की आजादी है, वो किधर किधर जा सकता है, कितनी बार जा सकता है ना, और यहां पर वो मॉलिक्यूल के ऊपर अप्लाई होता है। अब बात सुन लो, ज्यादातर हमें जो चीज पढ़नी होती है ना, वो पढ़नी होती है आइडियल गैसेस के ऊपर, आइडियल गैसेस, ठीक है जी। तो आइडियल गैसेस की अगर मैं बात करूं तो उनके अंदर का अट्रैक्शन बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, आइडियल गैस का असम्पशन ये होता है ना, तो मतलब उनके अंदर अट्रैक्शन बहुत लो होता है, दे हैव वेरी लो अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, है ना। तो अभी उनके अंदर का अट्रैक्शन बहुत लो है,
है ना। तो इसका मतलब ये है कि उनका पोटेंशियल तो कुछ रहा नहीं, है ना। तो उनके पास एनर्जी का एक ही फॉर्म रह गया, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी का उनके पास एक ही फॉर्म है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। और इसीलिए हम जो है ना डेल्टा यू के अंदर यू को कंक्लूड नहीं करते, इसीलिए हम जो है ना डेल्टा यू के अंदर हम काइनेटिक एनर्जीज को कंक्लूड करते हैं, ओनली काइनेटिक एनर्जीज। ठीक है जी, ओनली काइनेटिक एनर्जीज। इसके अंदर हम यू को कंक्लूड नहीं करते, पोटेंशियल एनर्जी को कंक्लूड नहीं करते, बिकॉज इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, बल्कि कह लो नेग्लिजिबल होता है ना। आइडियल गैसेस है भाई, हो नहीं सकता। सारी थर्मोडायनेमिक्स आइडियल के ऊपर है मोस्टली। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सॉलिड के ऊपर नहीं कर सकते, लिक्विड के ऊपर नहीं कर सकते, बट असम्पशन ज्यादातर आइडियल के ऊपर रहता है। ठीक है जी। तो एफ क्या है, एन ऑफ के ई। के ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब देखो भाई काइनेटिक एनर्जी का सीधा सीधा फंडा है ना, बहुत बहुत घुमा लिया। अब देखो है क्या चीज ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब देख लो, बहुत देर हो गई। यहां पर है मेरे पास एक मॉलिक्यूल, ठीक है जी, एक मॉलिक्यूल। अभी ये फ्री है कहीं भी जाने के लिए, है ना। तो ये क्या करेगा, एक मॉलिक्यूल है वो भी डायाटॉमिक। कौन सा मॉलिक्यूल है, डायाटॉमिक। ये मैं थोड़ा सा इधर का एरेज कर दूं फर्स्ट लॉ वगैरह, ताकि यहां पर ये चीज हो जाए। ठीक है जी, चलिए फॉर्मूला रहने देते हैं क्यू का, है ना। ये कैसा है, मोनो एटॉमिक, सॉरी मोनो एटॉमिक मतलब कि सिंगल एटम है, मोनो एटॉमिक। देयर मोनो एटॉमिक के पास कितनी फ्रीडम है, देखो एक्स में जा सकता है बंदा, जैसे कि आप हो, है ना, आप हो। अभी वो केस तो ये था जब आप इधर चल रहे हो, है ना, वेलोसिटी आपकी बता दी कि आप उधर ही जा रहे हो। बट अगर आप यहाँ पर खड़े हो तो आपके पास डायरेक्शंस की जगह है कि आप इधर जा सकते हो, उधर जा सकते हो, उधर जा सकते हो। अब ये दूसरा केस है कि यहाँ पर खाई है, यहाँ पर सांप है ना, और यहाँ पर कुछ और है। सो अब आपको चॉइस करना है, बताइए आप किधर जाएंगे। ये तो हर कोई जानता है कि भाई अपना वर्ल्ड 3D है ना। हालांकि यूनिवर्स 11D में एग्जिस्ट करता है, वो दूसरी बात है। 11D 10D अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन 10D, और स्ट्रिंग थ्योरी कहता है 11D, कहने दो उन्हें क्या। बट हम जो जनरल जी रहे हैं ना वो 3D में जी रहे हैं। तो ये जा सकता है एक्स में, ये जा सकता है वाई में, एंड ये जा सकता है जेड में। इट विल गो इन एक्स, इन वाई और इन जेड। ठीक है जी। तो 3 डायरेक्शन में जा सकता है। तो एफ क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, एन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कितना हो गया भैया, 3 हो गया। सीधी सी बात, कितना हो गया, 3 हो गया। एक और फॉर्मूला इधर लिख लो, मेरे को याद नहीं रहा वैसे, गामा बराबर सीपी बाई सीवी। ठीक है ना, बाद में इसकी डिस्कशन। मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। देखो डायटॉमिक, 2 एटम हो गए उसके पास, डायटॉमिक। अभी बात आती है यार मोनो एटॉमिक के एग्जांपल्स। तो मोनो एटॉमिक के लिए भैया सीधा सा एग्जांपल आप आर्गन ले लो, हीलियम ले लो, गैसेस तो लेनी है, हीलियम ले लो, आर्गन ले लो। ठीक है जी। डायटॉमिक के लिए ऑक्सीजन ले लो, हाइड्रोजन ले लो। ठीक है जी, ऑक्सीजन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, और भी ले लो, जो भी ले सकते हो। तो भैया जी ये जो है ना एक्स में जा सकता है, सीधी सी बात वाई में भी जा सकता है, एंड ऑल्सो इट विल गो इन जेड। एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में बंदा जा सकता है, बंदा फ्री है। एक्स में भी जा सकता है, वो वाई में भी जा सकता है, एंड बंदा जेड में भी जा सकता है। बात करते हैं रोटेट किधर से करेगा। देखो भाई बंदा जो है ना इधर से रोटेट कर लेगा ऐसे। यहां पर एक बात सुनना, डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं ले रहे हैं। इधर जो मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम का डिस्कशन कर रहा हूं, इन डिस्कशंस में मैं वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी के डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। ओके, गॉट इट। और एक ऐसे घूम सकता है, ठीक है जी, एक ऐसे घूम सकता है, एक ऐसे घूम सकता है। ये वाला मान लो जेड का हो गया, ये वाई का हो गया। अब बात करो यार एक्स के लिए, वो घूम सकता है नहीं घूम सकता, मतलब यार ऐसे 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 घूम सकता है नहीं घूम सकता, ऐसे 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 कहां से घूम लेगा भाई। ये भी तो देखो मॉलिक्यूल ऑल्दो बहुत छोटा होता है,
मॉलिक्यूल ऑल्दो बहुत छोटा होता है और फिर वो ऐसा और ऐसा, थोड़ा बड़ा बनाते हैं समझने के लिए, फिर वो ऐसा और ऐसा, ठीक है, ऐसे अटैच है, ठीक है जी। तो मूवमेंट आर्म हो गया, ये इतना सा मूवमेंट आर्म है ना। इतने मूवमेंट आर्म से टॉर्क बहुत कम लगेगा, टॉर्क बहुत कम लगेगा, तो ये रोटेट बड़े ही धीमे से करेगा, ठीक है जी, रोटेट बड़े ही धीमे से करेगा। अभी देख लो भैया जी, पॉली एटॉमिक के लिए मतलब एक से ज्यादा हो, ठीक है जी, एक से ज्यादा हो। और दूसरी बात अगर मैं कहूं कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो लाइनर ना हो, जस्ट लाइक डायटोमिक, उसका स्ट्रक्चर लाइनर ना हो। जैसे CO2 है, CO2 का स्ट्रक्चर लाइनर होता है ना, तो वो जो है ना CO2 है, उसका स्ट्रक्चर लाइनर होता है, तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, 5 ही आएगा। इधर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 5 है। क्लियर, सुन लो। रोटेशनल 2 है, काइनेटिक 3 है, रोटेशनल 2 है, काइनेटिक 3 है। अगला कंसेप्ट पॉली का, पॉली एटॉमिक, मान लो 3 एटम का है ना, पॉली के लिए NH3 ले सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें ले सकते हो, है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे H2O ले लो, ठीक है जी, है ना। तो यहां पर एक मॉलिक्यूल ले लिया हमने, यहां पर एक मॉलिक्यूल ले लिया, यहां पर एक मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है जी, ऐसे मैंने ये ज्वाइन कर दिया। तो अब ये किधर किधर जा सकता है, एक्स में जा सकता है बंदा, वाई में जा सकता है, देखो ट्रांसलेशनल बात कर रहा हूं, जेड में जा सकता है। रोटेट, डिंग 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 डिंग, है ना, और रोटेट, डिंग 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 डिंग, और रोटेट, डिंग 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 डिंग, तीनों तरीके से रोटेट कर सकता हूं, है ना। इसने कहा मैं तीनों तरीके से रोटेट कर सकता हूं, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जेड हो गया। एक्स में रोटेट कर सकता है बंदा, वाई में रोटेट कर सकता है, अरे मैंने उल्टा लिख दिया, मैं वाई वो वाला ले रहा हूँ ना, ऊपर वाला। वाई में रोटेट कर सकता है बंदा, एक्स में रोटेट कर सकता है बंदा, और जेड में रोटेट कर सकता है। मतलब 6 डायरेक्शन में वो रोटेट, मतलब 3 काइनेटिक होंगी उसकी, 3 ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, 3 वाइब्रेशनल, इधर 3 ट्रांसलेशनल, 2 वाइब्रेशनल, इधर 3 ट्रांसलेशनल और 0 वाइब्रेशनल। आई होप आपको, अरे यार वाइब्रेशनल सॉरी, रोटेशनल, 2 रोटेशनल, 3 ट्रांसलेशनल, है ना, और 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन इज इनॉग्रेटेड, वाइब्रेशन जो है ना, वाइब्रेशन नहीं मान रहे हम, क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन नहीं मान रहे, वाइब्रेशन नहीं कर रहा, असम्पशन है ये हमारा, वाइब्रेशन नहीं कर रहा। वाइब्रेट करेगा तो जनरल बस 2 बढ़ा देना और कुछ नहीं। और अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया हुआ है ना, किसी भी मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आपको दिया हुआ है तो उसे एक्सेप्ट करा लेना, ठीक है। पॉइंट में भी दिया हो तो एक्सेप्ट कर लेना, नहीं दिया तो ये चीज लगा लेना, मोनो होगा तो 3 लगाना, डाया एटॉमिक होगा तो 5 लगाना, और पॉली एटॉमिक होगा तो 6 लगा लेना। बहुत हो गया, बहुत हो गया ये मोनो डाया एटॉमिक, है ना, मोनो डाया एटॉमिक। अब देख लो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये वाली बात क्लियर होगी ना। मेरे को एक बात बता दो, ये वाली बात क्लियर है, ठीक है जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है कि प्रत्येक काइनेटिक एनर्जी को कितना मिलना चाहिए, हाफ RT, ठीक है जी। प्रत्येक काइनेटिक एनर्जी को, अरे यार, प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम को, डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितना मिलना चाहिए, फॉर एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम डेल्टा U इज हाफ RT, ठीक है जी। फॉर एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम डेल्टा U इज हाफ RT, ओके। सो भाई मोनो के लिए 3 है तो ये हो गया 3/2 RT, डाया के लिए 5 है तो 5/2 RT, और उसके लिए 6 है तो 6/2 RT, यानी क्लियर बात, NF/2 RT। N क्यों लगा दिया, क्योंकि बड़े सिस्टम में हम बात कर रहे हैं, R है,
केटी भी रख सकते थे, है ना, आप लोग केटी भी रख सकते हो, वोल्टाज मैन कांस्टेंट केटी भी रख सकते थे, पर हमने केटी रखा नहीं, हमने रखा आरटी। तो यहाँ पर आप एन भी लगाना ही पड़ेगा, है ना, नंबर ऑफ मोल तो लगाना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल इंटू F/2 RT, ये हो गया आपका U। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का सीधा सा प्रूफ इधर से मिलता है, सीधा सा प्रूफ इधर से मिलता है ना। तो बोलो भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है काइनेटिक के लिए, काइनेटिक ट्रांसलेशन 3 है ना, अपॉन में 2 डाल दो, RT लिख दो, 3/2 RT, है ना। तो ये आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, है ना, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया 3/2 RT, सीधी सीधी बात। यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी तो सारी इंक्लूड करते हैं, पोटेंशियल तो लेते नहीं डेल्टा यू के अंदर, क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन लो है, और ऐसा भी नहीं कि ज्यादा हाइट पे हो तो ग्रेविटेशन इधर अफेक्ट करे। ग्रेविटी का इफेक्ट मॉलिक्यूल्स के अंदर ऑल्दो नेग्लिजिबल होता है, और मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा आपसे डिस्कशन भी कर लिया है डिग्री ऑफ फ्रीडम के ही चक्कर में। जी हाँ, ये वीडियो केवल डिग्री ऑफ फ्रीडम का नहीं है। चलो तो अभी आगे देखते हैं अपन। डेल्टा यू का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया। डेल्टा यू क्या होता है, इंटरनल एनर्जी, ठीक है जी, ओके। अब देख लो भाई लास्ट टॉपिक फर्स्ट लॉ से रिलेटेड, है ना, लास्ट टॉपिक फर्स्ट लॉ से रिलेटेड, जिसके लिए फॉर्मूले यहां पर लिखे। ये जो टॉपिक है ये है DTP, जिसका मैंने लास्ट वीडियो बनाया था थर्मल फिजिक्स के अंदर, DTP, डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। एक और बात आपसे मेरे को कहनी थी कि काइनेटिक थ्योरी का वीडियो में फिजिक्स वॉर के अंदर नहीं बना रहा, है ना, थर्मल फिजिक्स के 2 ही वीडियोस हैं उसके, यू कैन वॉच, और देखा जाएगा जैसा टाइम मिलेगा वैसे, क्योंकि ऑल्दो बहुत लोगों का इस टाइम पर 11th खत्म है। DTP देखो भाई है क्या, डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, डिफरेंट थर्मोडायनेमिक, आइसोथर्मल, कौन सी, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, जो बता रहा हूं वो देख लो भाई, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ठीक है जी, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, अडियाबैटिक, कौन सी जी, अडियाबैटिक, अडियाबैटिक नहीं अडियाबैटिक, और कौन सी जी, साइक्लिक प्रोसेस, हर बंदा इसमें कंफ्यूज है, इसे तो साइड में ही ले लो, है ना। एक और होती है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, इसको मैं पहले आपसे डिस्कस करूंगा, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, क्योंकि एनसीईआरटी में भी सबसे पहले दिया हुआ है। इसके लिए वर्क डन का फॉर्मूला वही यूज होगा जो होना चाहिए, वर्क डन इज इक्वल्स टू P डेल्टा V। आई थिंक मैंने आपसे वर्क डन अभी डिस्कस नहीं किया, तो एक बात याद रख लो कि वर्क डन का जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज इंटीग्रल ऑफ PdV, ठीक है ना, ठीक है जी, जब P कांस्टेंट ना हो, मतलब आइसोबारिक कंडीशन ना हो, आइसोबारिक कंडीशन में ये P डेल्टा V बन जाता है। और हाँ, यही फॉर्मूला इधर भी यूज होगा, आई एम सॉरी, यही फॉर्मूला इधर भी यूज होना है क्वासी स्टैटिक के लिए, केवल आइसोबारिक के लिए यूज होता है P डेल्टा V। चलिए, तो आइसोथर्मल में भाई टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोकोरिक में भाई वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबारिक में भाई प्रेशर कांस्टेंट, एडियाबैटिक में भाई क्या कांस्टेंट, एडियाबैटिक में भी कुछ कांस्टेंट होना चाहिए ना, हाँ, एडियाबैटिक में आपका हीट कांस्टेंट, और साइक्लिक तो अलग ही चीज है ना, उसे तो बाद में डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं पहले क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का वर्क डन कितना होगा, इंटीग्रल ऑफ PdV, ठीक है जी। अब देखो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है क्या, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कुछ इस तरीके का है जिसके अंदर हमको लगता है कि एंटिटीज जो है ना थर्मल इक्विलिब्रियम अटैच कर चुकी है, बट रियलिटी में वो थर्मल इक्विलिब्रियम अटैच नहीं करती, है ना। जैसे ये है, ये मान लीजिए आपका एक सिस्टम है, आपको लगेगा यार ये चल ही नहीं रहा, बट ये चलेगा, या फिर ये कह लो इसके बाहर का जो सराउंडिंग है ना, इसके बाहर का जो सराउंडिंग है जो इससे अटैच्ड है, उसका P, T और V, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, और इसका P, T और V अप्रोक्सीमेटली सेम होगा, इधर भले P डैश T डैश V डैश हो, ठीक है ना।
और अंतर भले dp का हो, dt का हो और dv का हो, बट हमें अपीयर होगा कि वो सारी चीज कैसी हैं, रुकी हुई है, यानी कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम है। हम ऐसा सोचेंगे बट नहीं होना है, मतलब धोखाधड़ी हो रही है, मतलब धोखाधड़ी होगी क्वासी स्टैटिक में। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस धोखाधड़ी वाली प्रोसेस। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई। चलिए, तो अगला जो है वो है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में भाई सीधी सी बात, आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट और तीन ही चीज हमें निकालनी है, क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू। टेम्परेचर कांस्टेंट तो आप ये मत सोचना क्यू जीरो हो जाए, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट पर क्यू एम एल भी चल जाता है, ठीक है ना। तो क्यू तो वही रहेगा, कौन सा, सी, अरे क्यू तो एम एल कह लो, है ना, क्यू को एम एल ही कह लो, है ना। लेटेंट हीट, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट रहता है। डेल्टा यू देखो, डेल्टा यू में टेम्परेचर डिपेंडेंट है। आई थिंक मैंने वहां पर ये चीज छोड़ दी। ओहो हाँ, तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी से पहले एक चीज आती है, U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और मैंने U का फॉर्मूला उधर वहीं पर छोड़ दिया था। व्हाट आई हैव डन, मैंने वहां पर बात करी थी काइनेटिक एनर्जी है 3/2 RT, है ना, ये वाली बात मैंने आपसे कर ली थी। ओके, सो इस वाली बात को यहीं पर छोड़ो, और U मैंने आपसे कहा था NF/2 RT, NF/2 RT, तो सही तो कहा था भाई, सही तो कहा था, NF/2 RT। यहाँ पर क्या है, U जो है ना वो टेम्परेचर से डिपेंडेबल है, NF/2 RT। टेम्परेचर जीरो हुआ, अगर टेम्परेचर का ट्रांसफर जीरो हुआ तो ये जीरो होगा, और वर्क डन Q के बराबर आ जाएगा। सीधी सी बात, ये जीरो गया, वर्क डन Q के बराबर आ गया। बट वर्क डन यहाँ पर एक अलग ही एंटिटी होता है, ठीक है जी। वर्क डन यहाँ पर एक अलग ही एंटिटी होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना पीवी की पावर 1 बराबर कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट है, पीवी की पावर 1 बराबर कांस्टेंट। और वर्क डन क्या है, वर्क डन है भैया पीडीवी, ठीक है जी, वर्क डन है आपका पीडीवी। और अगर आपसे मैं प्रेशर डालने के लिए कहूं तो मैं इसे के कह दूं, कांस्टेंट के, और इसे मैं वी डैश को नीचे डाल दूं, वी डैश थोड़ी था, वो V1 था। ओके, सो प्रेशर को इधर में इधर पुट आउट कर दूं तो वर्क डन यहां से आ जाएगा के, ये के क्या होगा, एनआरटी, ये के क्या होने वाला है, एनआरटी। हमें पता है टेम्परेचर कांस्टेंट, तो यहां पर एनआरटी डाल दो, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, यार वो तो जनरल सी चीज है ना, ln v फाइनल बाय v इनिशियल, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है जी, नेचुरल लॉग लग के, है ना। ये चीज इधर आती है, एक सिंपल सी बात क्या है, एनआरटी ln v फाइनल बाय v इनिशियल। ओके, आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन जीरो, ठीक है जी, वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन जीरो, यार सीधा चेंज इन वॉल्यूम पर ये रिलेटेड है। Q हो गया आपका वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन जीरो, और डेल्टा U हो गया आपका CV। देखो यहां पर ये जो NF/2 RT था, आई थिंक आपको याद हो, NCV/T, है ना, NCV∆T कह लो, NCV∆T। तो यहां पर आप देखिए F/2R कितना हो गया, CV, ठीक है जी। और Q देख लो, और देख लो भाई Q का, Q के लिए क्या है, Q के लिए आपके पास होना चाहिए C, और आपका जो C है वो है CV प्लस में R/1 - X। और ये जो X है ये क्या है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो X है ये PV की पावर X बराबर कांस्टेंट, ठीक है जी, PV की पावर X बराबर कांस्टेंट, ठीक है जी, ओके जी, ओके। तो यहां पर क्या आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो PV बराबर nRT हो गया, सीधा सा। तो अभी X की वैल्यू क्या आनी चाहिए कि कांस्टेंट हो जाए,
ये इधर आएगा सही। तो इधर x की वैल्यू कुछ भी आए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक मिनट, कोरिक, ठीक है। x की वैल्यू इधर अगर मैं 0 डाल दूं तो नहीं, ये कांस्टेंट नहीं। 1 मिनट, ओके। सो इधर जो है ना, इधर जो है ना, ये पूरा चीज 0 आएगा, ये पूरा चीज 0 आएगा। इसे इधर से प्रूफ करने का अपने को कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इधर से इसे हमें प्रूफ करने का कोई जरूरत नहीं है, फिर भी हम कर सकते हैं इसे, ठीक है। r/1 - x 0 आ जाएगा इसका, इसलिए जो c है ना वो cv के बराबर आएगा। अभी देखो वो कैसे आया, सीधी सी बात यार, वर्क डन 0 तो q = डेल्टा u, q बराबर में n cv डेल्टा t, सीधा सीधा आ रहा है यार, n cv डेल्टा t, ठीक है जी। बिकॉज r/, इधर से हमें पता चल रहा है r/1 - x = 0, r/1 - x = 0। अगला जो है भाई वो आइसोबारिक है, ठीक है जी, आइसोबारिक है। तो आइसोबारिक के लिए हीट को थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। वर्क को देख लो, वर्क हो गया P डेल्टा V, बताया था पहले। डेल्टा U हो जाएगा आइसोबारिक के लिए N CV डेल्टा T, और ये हो जाएगा N CP डेल्टा T। देखो ये CP क्यों आया, क्योंकि यहां पर C बराबर CP है। अब ये क्यों है, क्योंकि यार V PV की पावर x बराबर कांस्टेंट होना चाहिए, बोलो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है जी। तो हमने कहा PV की जगह हम 0 डाल दें, PV की जगह हम 0 डाल दें तो ये कांस्टेंट आ जाएगा, और P है मतलब ये तो 1 बचेगा ना, है ना, और P हमें पता है ये कांस्टेंट है। तो यहां से C जो है वो होता है CV प्लस में r/1 - x, तो x की जगह हमने 0 डाला तो C बराबर में आया CV प्लस में r, CV प्लस में r हो गया आपका CP, ठीक है जी। इसे तो हम सीधा डायरेक्ट नहीं कर सकते थे इधर से, बट हमने इधर से फाइंड आउट कर लिया, ये CP आया, है ना। अब देखो एडियाबैटिक प्रोसेस, एक और प्रोसेस है जिसका नाम है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में सीधी सी बात यार, हीट का ट्रांसफर नहीं होता, हीट कांस्टेंट होता, मतलब हीट कांस्टेंट होती है 0। वर्क देख लो, वर्क एडियाबैटिक में जो है वो निकलेगा जब आपके पास हीट नहीं है। ध्यान से देखो, जब आपके पास हीट नहीं है, जब आपके पास हीट नहीं है, लेट मी चेक, ओके इट इज डन एंड या, जब आपके पास हीट नहीं है, व्हेन यू हैव नॉट हीट, तो W जो है -NCV डेल्टा T हो गया, ठीक है। हमें पता है CV कितना है F/2R, और एक और फॉर्मूला होता है CV का R/1 - गामा, ठीक है जी, R/1 - गामा। तो यहां पर हम इस फॉर्मूले को यूज करते हुए लिखेंगे, ये हो गया -nRT/1 - गामा, और यहां से हमें पता है भाई -nRT कितना आने वाला है, अपने को पता है P इनिशियल और वॉल्यूम इनिशियल माइनस P फाइनल और वॉल्यूम फाइनल, ठीक है, अपॉन में 1 - का nRT कितना होता है, nRT बराबर में डेल्टा P V, ओके। उसने इस तरीके से लिया डेल्टा P V, सो इनिशियल फाइनल, ओके। तो ये आ गया आपका वर्क डन, और ये था भाई DT, मतलब डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। अब बात आती है साइक्लिक की, और थोड़ा सा वर्क डन अगर हमें ग्राफ से फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, ये चीज देखो। साइक्लिक का सीधा सा कंसेप्ट है, P से V
ठीक है ना, और मान लो इस तरीके का कोई साइकिल बन रहा है, तो इसका जो एरिया होगा दैट इज वर्क डन। ठीक है जी, और क्या यू इसके अंदर होने वाला है? जी नहीं, सॉरी, क्या इसके अंदर क्यू होने वाला है? क्यू क्या होता है भैया? क्यू क्या होता है सभी जानते हैं, क्यू इज हीट। क्यू इज हीट। क्या क्यू होने वाला है? आई थिंक क्यू होने वाला है और यू नहीं होने वाला। डेल्टा यू नहीं होने वाला है। डेल्टा यू बराबर 0 हो जाएगा और क्यू बराबर में डब्ल्यू हो जाएगा। डेल्टा यू बराबर में 0 क्यों है? डेल्टा यू बराबर में 0 क्यों है? क्योंकि यहां पर स्टेट, ये जो है पाथ फंक्शन नहीं होता है ना, ये वाला पाथ फंक्शन नहीं होता, ये स्टेट फंक्शन होता है। ये आपने केमिस्ट्री में किया होगा। ओके, सो आई थिंक आपको इतना सारा फर्स्ट लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन इनफ है, और इसके बाद अब हम बात करेंगे सेकंड लॉ के बारे में। कौन सा? सेकंड लॉ। ग्राफ के लिए आपको वर्क डन के लिए एरिया ही फाइंड आउट करना होता है उस चीज का। ओके, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग सिंपल सी बात है। सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग सेकंड लॉ कहता है कि यार आपने कह तो दिया यार कंजर्वेशन हो रहा है एनर्जी का, ठीक है जी। अब आप हमें ये भी बता दो कि कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कौन सी नॉन स्पॉन्टेनियस है। मतलब सारी स्पॉन्टेनियस तो हो नहीं सकती है ना, कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कोई नॉन स्पॉन्टेनियस है। जस्ट लाइक यहां से हीट गई इसमें, ठीक है जी, यहां से हीट गई इसमें, है ना, मान लो 100 पे था ये 50, यहां से हीट इसमें गई, ये तो स्पॉन्टेनियस हुआ, अपने आप हुआ। अब आपको यहां से हीट इसमें लानी है, आप चाहते हो यहां से हीट जाके इसमें, मान लो ये थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव किया इसने 25 मतलब 75 पे है ना, 75। अब आप चाह रहे हो कि यहां से हीट निकल के दोबारा इसमें चली जाए, और ये दोबारा से कैसा हो जाए, 100 का हो जाए, और ये हो जाए 50 का। तो ये ऑटोमेटिक पॉसिबल नहीं है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, है ना, ये स्पॉन्टेनियस हुआ। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप होने वाला, नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप से नहीं होने वाला, कुछ चीज चाहिए उसे करवाने के लिए। इसके बाद इधर आता है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, तो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट भाई बस एक ही बात कहता है कि 100% 100% एफिशिएंट हीट इंजन हम नहीं बना सकते, हीट इंजन नहीं बना सकते, ठीक है जी। और जो अगला स्टेटमेंट आता है दैट इज क्लॉसेज स्टेटमेंट। क्लॉसेज स्टेटमेंट, क्लॉसेज स्टेटमेंट कहता है कि इसका रिवर्स अगर आपको प्रोसेस करना है, हीट इंजन वाले प्रोसेस का रिवर्स अगर आपको प्रोसेस करना है, तो आपको कुछ वर्क चाहिए, ठीक है जी, कुछ वर्क आपको चाहिए, एक्सटर्नल वर्क चाहिए। एक्सटर्नल वर्क से आप हीट बना सकते हो, ये कह रहा है, ये कह रहा है कि आप हीट से 100% वर्क नहीं कर सकते। आई होप आपको समझ में आया, और यही था बस सेकंड लॉ। चलो तो वीडियो खत्म करते नहीं है, उससे पहले थोड़ा सा हीट इंजन का कॉन्सेप्ट और रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। मुझे पता है ऑल्दो सीबीएसई ने ही काट दिया, सीबीएसई कुछ नहीं छोड़ेगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं हीट इंजन है क्या। हीट इंजन यार सीधा सा कॉन्सेप्ट है। मान लो ये दो चीजें हैं, इसे मैं कह देता हूं सोर्स, है ना, यहां पर एक चीज है, इसे मैं कह रहा हूं वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस मतलब चलाने वाला, ठीक है ना, जो काम कर रहा है। ये हो गया सोर्स और ये हो गया सिंक। यहां से एनर्जी आया Q1, यहां से हीट आया Q1, रिजेक्ट हुआ Q2, यहां पर टेम्परेचर T1, यहां पर टेम्परेचर T2, T1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T2। यहां पर मैं हीट इंजन बना रहा हूं,
यहां से निकल के कुछ वर्क हो गया। ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आया है क्या। सीधा से सोचो, सोर्स के पास टेम्परेचर T1 है, सिंक के पास टेम्परेचर T2 है। T1 बड़ा है T2 से, तो हीट ट्रांसफर होगा इसकी तरफ। बीच में आपने वर्किंग सब्सटेंस बना दिया, इस हीट का कुछ वर्क उसने ले लिया और सिंक में कुछ हीट ट्रांसफर कर दिया, सीधी सी बात। तो यहां पर ये जो वर्क होगा ये कितना होगा, आई वांट टू नो ये जो वर्क है ये कितना है, Q1 माइनस Q2, सही बात है। और अगर मैं Q1 फाइंड आउट करना चाहूं तो वो हो जाएगा W प्लस में Q2। और अगर मेरे को ईटा यानी कि एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है किसी भी इंजन की, तो वो हो जाएगी सर W प्लस में Q2, आई एम सॉरी, W बाई, ये हो जाएगी Q1 माइनस Q2 बाई Q1। ठीक है ना, Q1 माइनस Q2 बाई Q1, मतलब Q1 क्या है, वर्क है, और सॉरी Q1 माइनस Q2 क्या वर्क है, और Q1 क्या है, टोटल हीट है जो उसके पास थी सोर्स के पास। बात कर लो 100% क्यों नहीं बन सकता। 100% बनने के लिए ये 0 होना जरूरी है, इसके मल्टीप्लाई में आप 100 भी कर सकते हो। ओके, 100% बनने के लिए Q2 0 होना जरूरी है, Q2 मस्ट बी 0, और Q2 0 नहीं हो सकता। अगर Q2 0 हो गया, Q2 0 हो गया तो हवा में चीजें उड़ेंगी, हवा में चीजें चलेंगी, है ना, क्योंकि आसपास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टेम्परेचर रहता है, कुछ ना कुछ टेम्परेचर मौजूद होता है। तो वो जो इंजन का काम है ना, वो उसी टेम्परेचर से हीट ट्रांसफर करवा के कर लिया जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है जी, इसलिए हमें सिंक का जरूरत पड़ता है और सोर्स भी चाहिए। तो हीट इंजन का ये था पूरा कॉन्सेप्ट, क्या कि टेम्परेचर T1 बड़ा होगा T2 से, और वर्क डन जो है वो Q1 माइनस Q2 और W प्लस में Q2। ओके, तो ये था भाई हीट इंजन। अब देखो कैरनॉट्स हीट इंजन, उससे पहले एक और चीज देख लो भाई, इफिशियंसी याद रहना चाहिए, क्या है फॉर्मूला, Q1 माइनस Q2 बाई Q1। ये जो है ना साइक्लिक प्रोसेस होती है, हीट इंजन की कौन सी प्रोसेस होती है, साइक्लिक प्रोसेस। देखो मान लो यहां पर पिस्टन है, ठीक है ना, हीट आई और ये जो है वो पिस्टन एक्सपेंड किया, ठीक है, और तुमने पिस्टन से गाड़ी का पहिया अटैच किया था, ठीक है। अभी वो जो आगे की तरफ हुआ, तो ये जो है ना, ये अपनी इनिशियल पोजीशन से थोड़ा सा आगे की तरफ भाग गया, ठीक है ना, थोड़ा सा आगे की तरफ भाग गया। तो अभी ये फिर पीछे आना चाहेगा ड्यू टू इनर्शिया। तो यहां पर ये साइक्लिक प्रोसेस होगी ड्यू टू इनर्शिया, ये दोबारा से पीछे आना चाहेगा, जो पीछे भागा था वो दोबारा से आगे आना चाहेगा, जब ये आगे की तरफ चला जाएगा, ठीक है ना। तो एक बात समझ में आना चाहिए कि अगर गाड़ी चलवानी है तो हमारे पास जो कंप्रेशन है, कंप्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा कम होना चाहिए एक्सपेंशन के, है ना, एक्सपेंशन से कम होना चाहिए कंप्रेशन, तभी गाड़ी चलेगी, वरना तो आगे पीछे पहिया चलते रहेंगे और इंजन का सत्यानाश। हाँ, तो भाई ये साइक्लिक प्रोसेस होती है, और साइक्लिक प्रोसेस भी ऐसी कि 1 स्ट्रोक हीट इंजन, 2 स्ट्रोक हीट इंजन, 4 स्ट्रोक हीट इंजन, ठीक है जी। 1 स्ट्रोक हीट इंजन कुछ ऐसा होता है, सॉरी 2 स्ट्रोक हीट इंजन कुछ ऐसा होता है, यहां से यहां तक क्या हुआ, कंप्रेशन, वो तो आप ही लोग पता कर लोगे। देखो यहां पर P है, यहां पर V है, बोलो यहां पर वॉल्यूम ज्यादा है, यहां पर वॉल्यूम कम है, तो यहां से यहां तक क्या हुआ, एक्सपेंशन, और यहां पर इसका वाइस वर्सा कंप्रेशन, ठीक है। अभी ये 4 स्टेप में भी हो सकता है, जस्ट लाइक दिस, जो कि एक बार जेई में भी पूछा गया। यहां से यहां तक क्या हो रहा है, यहां से यहां तक क्या हो रहा है, यहां से यहां तक एक्सपेंशन नॉर्मल, कंप्रेशन नॉर्मल,
ठीक है जी। तो ये हो गया आपका 4 स्ट्रोक, ये हो गया आपका 2 स्ट्रोक। जरूरी नहीं है ऐसा ही बने, कैसा भी बन सकता है ना, ग्राफ है कैसा भी बन सकता है। ओके, सो अगला जो आने वाला है वो है कैरनट्स हीट इंजन। कौन सा? कैरनट्स हीट इंजन। कैरनट्स हीट इंजन, इसका पूरा एक 5 नंबर का सवाल भी आ सकता है आई थिंक। कैरनट्स हीट इंजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर सीबीएसई ने नहीं काटा हुआ तो आई एम सॉरी। ओके, इसका ग्राफ देख लो सीधे, कुछ ऐसा और कुछ ऐसा, यहां से यहां तक गए, यहां से यहां तक गए, यहां से यहां तक गए। सॉरी, अब तो कंप्रेशन होना है ना, एक्सपेंशन हो गया, अब कंप्रेशन, और फिर तो इसकी जो इफिशियंसी है वो 100% नहीं होती, पर मैक्सिमम होती है। कैसी होती है भाई? मैक्सिमम होती है। और ये 1 माइनस Q2/Q1 होती है, यानी कि 1 माइनस T2/T1 हो सकती है। अब Q2/Q1 क्या है? अरे यार सीधा सीधा Q1 माइनस Q2/Q1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 1 माइनस Q2/Q1 है ना। ओके, ये तो हो गया कैरनॉट हीट इंजन। अब देखो हो क्या रहा है ना, ऐसा क्यों आ रहा है इस तरीके का। सीधी सी बात यह है कि इधर की तरफ जाते वक्त ये क्या है? आइजोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। कैसा? आइजोथर्मल एक्सपेंशन, फर्स्ट स्टेप A to B। फिर उसके बाद क्या है ना कि एडियाबैटिक यहां पर आएगा ना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है? आइजोथर्मल एक्सपेंशन, फिर उसके बाद हो रहा है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। कौन सा? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है ना। अभी इसका वाइस वर्सा तो आप जानते हो यार, यहां से यहां तक आइजोथर्मल कंप्रेशन, ओके, और यहां से यहां तक एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है ना। तो ये 4 स्टेप इधर होते हैं। A to B क्या होगा? A to B आइजोथर्मल एक्सपेंशन, और B to C एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और C to D आइजोथर्मल कंप्रेशन, और D to A ये वाला है ना एडियाबैटिक कंप्रेशन। इसका एफिशिएंसी समथिंग लाइक दिस आता है 1 माइनस T2/T, क्योंकि इधर Q2/Q1 जो है Q2/Q1 जो है वो T2/T1 आता है, ठीक है। और ज्यादा डेप्थ में जाने का कोई जरूरत नहीं है। इस ग्राफ को ध्यान रखना, इधर से क्वेश्चंस आ सकते हैं। कैरनॉट हीट इंजन का एफिशिएंसी कैसा होता है सर? मोस्ट होता है सबसे, है ना, ठीक है। और कुछ रेफ्रिजरेटर, लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वीडियो, ठीक है जी। रेफ्रिजरेटर, घर का फ्रिज कैसे काम करता है, हाउ माई फ्रिज इज वर्किंग एट होम। यार क्लॉसेस स्टेटमेंट जानते हो ना? क्लॉसेस स्टेटमेंट, उसने क्या कहा यार, मेरे पास सिंपल सा है ना, सिंपल सा, और ये भी सिंपल, ये मैंने कहा सोर्स है, ये मैंने कहा सिंक है ना। तो अभी उल्टा ले लो, यहां से हो रहा है वर्क एक्सटर्नल वर्क, जो कि आपके घर के फ्रिजों में कहां से होता है? जो कि आपके घर के फ्रिजों में होता है बाय इलेक्ट्रिसिटी, ओके। सो यहां से हो रहा है वर्क, ठीक है जी, वर्क हो रहा है। तो
यहां से जा रही है हीट Q1 और यहां से रिजेक्ट हो रही है Q2। ठीक है जी, क्या है, सेम प्रोसेस जस्ट अपोजिट कर देना है, सेम प्रोसेस जस्ट अपोजिट कर देना है और कुछ नहीं है। आई एम सॉरी, ये इधर से इधर आ रही है हीट Q2, ठीक है ना। ओके, सेम प्रोसेस जस्ट अपोजिट कर देना है। अब सवाल उठता है कि यार वो ठंडा कैसे कर रहा है ना। तो भाई सीधी सी बात ये कि सोर्स है एक जगह, वहां पर जो है ना, सोर्स है एक जगह, वहां पर हीट जमा हो रही है और सिंक में हीट का लैक है, वहां पर कूल टेम्परेचर है ना। तो वो क्या कर रहा है, वो ठंडा कर रहा है, सिंक वाली चीज ठंडा कर रही है, ठीक है ना। ये रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट हो गया। और यहां पर जो इसका इफिशियंसी दैट इज बीटा, वो उल्टा हो जाएगा। मतलब यहां पर आपको Q1 बाई वर्क डन लिखना है, तो वर्क डन यहां पर आप लिख सकते हो फिर से Q1 माइनस Q2। ओके, दिस इज द ऑल अबाउट थर्मोडायनेमिक्स। इससे ज्यादा आई थिंक हो सकता है ना, इससे ज्यादा भी हो सकता है थोड़ा बहुत, बट ये इनफ है। इसके आगे का जो वीडियो आने वाला है उसमें हम काइनेटिक थ्योरी नहीं देखेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसके आगे का जो वीडियो आने वाला है ना, उसमें हम मे बी SHM और वेव्स चालू कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, कीप स्टडिंग एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। है ना, सब्सक्राइब वगैरह कर लेना है ना, लाइक वगैरह भी कर लिया करो भाई, और हाँ थोड़ा बहुत देख भी लिया करो यार, ऑडियंस रिटेंशन तुम्हारा बहुत कम रहता है। अच्छा चलो, बाय।